नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी डीआर सारण। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर आप सबके साथ रूबरू हो रहा हूं। और मुद्दा क्या है, वो मेरे पीछे जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर लिखी गई बात को आप लोग समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। यह न्यूज़पेपर की एक खबर की हेडिंग है, जिसमें लिखा है कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक, लाखों अभ्यर्थी परेशान, खुलेआम घूमेंगे नकल माफिया। केस डायरी में लिखा 80% प्रश्न ही पेपर से मेल खाते हैं। इस आधार पर 41 लोगों को जमानत मिल गई। इसमें अगर मैं ये कहूं कि सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है, तो ये है। और इसको हमारे हिंदी व्याकरण की भाषा में निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। और निपात का अर्थ होता है जब किसी चीज पर विशेष, किसी शब्द पर विशेष बल देना हो, विशेष जोर देना हो, तब निपात का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर इस निपात का प्रयोग किया गया है और बल इस बात पर दिया गया है कि सिर्फ 80% प्रश्न ही मेल खाते थे। इसका मतलब 100% मेल नहीं खाते हैं। इसलिए 41 विद्यार्थियों को, 41 दोषियों को, आरोपियों को जमानत मिल गई। खैर, मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से कुछ समय पूर्व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक दिन की बात है कि एक बस में बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा से ठीक पहले पेपर सहित पकड़े गए, जो सब लोग परीक्षा देने जा रहे थे। और पकड़े गए तो फिर बंडाफोड़ हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये सोचते हैं कि उस परीक्षा में ही ये हुआ था, बाकी परीक्षाएं सब ठीक हुई थी, तो ये हमारा सोचना गलत है। और आज से आगे जो परीक्षाएं होगी वो सारी ठीक होगी, ये सोचना भी गलत है। दरअसल ये जो स्थितियां हैं, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। लेकिन कहावत है कि पहले आटे में नमक पड़ता था, लेकिन वर्तमान में हालात कुछ ऐसे हो गए कि नमक में आटा पड़ने की स्थिति आ गई। तो ये बात हमारे बर्दाश्त के कहीं ना कहीं बाहर हो गई। इस मुद्दे को लेकर चर्चा केवल विद्यार्थियों में नहीं है, बल्कि आम जनता में है। गांव में बैठा किसान और मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति है, वो भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बेटे बेटियां इन परीक्षाओं में अभ्यर्थी थे। कहीं ना कहीं ये उनके भविष्य पर सवालिया निशान है, इसलिए उनको भी इस बात की चिंता है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। रीट परीक्षा हुई पिछली बार, हम लोग जानते हैं। द्वितीय लेवल की रीट परीक्षा में पेपर रद्द हो गया, पेपर आउट हो गया। वो परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई। खैर, जिन लोगों का उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अभ्यर्थी पूरी मेहनत के साथ वर्षों से तैयारी कर रहे थे, जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, अपनी मेहनत के दम पर हुआ था, उनको फिर 1-2 साल का समय और बिताना पड़ा। और हम जानते हैं कि एक बेरोजगार के लिए, एक गरीब किसान और मजदूर परिवार से आने वाले किसी अभ्यर्थी के लिए किसी शहर में रहकर पढ़ाई करना, किसी कोचिंग सेंटर में जाना, ये तमाम चीज़ें कितनी गंभीर है, इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो इन हालातों से गुजर रहा हो, या फिर आप और हम जैसे वे लोग जो कभी न कभी इस दौर से गुजरे हैं। वरना कहा गया कि जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिस आदमी को कभी तकलीफें नहीं हुई हो, जिस आदमी को कभी कष्ट और दर्द नहीं हुआ हो, वो दर्द की कीमत है या उस दर्द का जो एहसास है, वो कभी नहीं कर सकता। खैर, सरकार के पास, सरकार क्या कर सकती? जब ऐसा प्रकरण हो जाए तो पेपर रद्द कर दो, पेपर को दोबारा करवा दो। सरकार कर भी यही सकती है। लेकिन समस्या कहाँ है, मूल समस्या कहाँ है, इस बात पर हमें मनन करना चाहिए, विचार मंथन करना चाहिए। देखो, एक बात तो मैं बता दूं कि कई बार हम लोग समझते हैं कि जिन अभ्यर्थियों के पास पेपर पकड़ा गया, हमें लगता है कि वही मुख्य दोषी हैं, वही मुख्य आरोपी हैं। ठीक है,
हमें लगता है कि बस वही गलत है, लेकिन एक कहावत है दुनिया के अंदर कि आज के दौर में ईमानदार वही बचा जिसे चोरी करने का मौका नहीं मिला। और मैं फिर कह रहा हूं, चोर उतना दोषी नहीं होता जितना परिस्थितियां दोषी होती। और परिस्थितियां जब वैसी बन जाए तो मुझे लगता है अच्छा खासा भला आदमी भी फिसल सकता है, गलती कर सकता है, भूल और चूक कर सकता है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं कि कोई एक अभ्यर्थी है जो परीक्षा देने जा रहा है, वो उसके नौकरी का सवाल है, वो उसके भविष्य का सवाल है। और कोई अगर आपको ये कह दे कि मेरे पास पेपर है, भले ही वो झूठा भी हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी उस पर भरोसा कर सकता है। क्योंकि दुनिया में राजा हरिश्चंद्र वाला जमाना तो रहा नहीं, ठीक है। साम दाम दंड भेद की नीतियां सब तरफ चल रही हैं, तो आम आदमी भी इसमें गलती कर बैठता है। लेकिन हम लोग अगर उन्हीं को दोषी मानते हैं तो मुझे लगता है हमारा ये गलत मानना है। दोषी वो लोग नहीं हैं। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि वो लोग बिल्कुल दोषी नहीं है, लेकिन असल में हमें किसको दोषी मानना चाहिए? वो अभ्यर्थी दोषी हैं, या फिर उन अभ्यर्थियों को पेपर सप्लाई करने वाले वो लोग दोषी हैं जिनमें से कुछ पकड़े गए और कुछ लोग फरार हो गए, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो असल में दोषी कौन? मुझे तो लगता है उन अभ्यर्थियों से और उन पेपर सप्लाई करने वाले जो लोग थे उनसे भी बड़ा दोषी कोई है जिस पर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। सवाल ये उठता है कि जो लोग पेपर लाए या पेपर उनको दिए, क्या उनकी आयोग में कोई जिम्मेदारी थी? क्या वो पेपर बनाने वाले लोग थे? क्या वो प्रेस में काम करने वाले लोग थे? क्या वो किसी सेंटर के सुपरिंटेंडेंट थे, या कहीं भी वो व्यवस्था में लगे थे? क्या बिल्कुल नहीं लगे थे। तो फिर उनके पास पेपर आया कैसे? ये सवाल आज भी जिंदा है, ये सवाल अभी भी जिंदा है, और ये सवाल आगे भी जिंदा रहेगा। हमें असल में विचार करने की वहां आवश्यकता है। लेकिन हमें क्या है, हम तो जब भी ऐसा मुद्दा आता है तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स बनते हैं, गाने बनाते हैं, जो टुकलेबाजी करते हैं, हम लोग मनोरंजन करते हैं, और धीरे धीरे वो बात, नई बात 9 दिन और खींचतान करते रहे दिन, फिर वही मुद्दा खत्म हो जाता है और परिस्थितियां वहां की वहां रहती है। कई बार हम लोग जातिगत टिप्पणी में उलझते हैं कि अमुक जाति के लोग ये कर रहे हैं, लेकिन हमारा गलत सोचना है। कर तो कोई भी सकता है। आप और हमको भी अगर ऐसी परिस्थितियां अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कोई भी आदमी दोषी बन सकता है, कोई भी आदमी गलती कर सकता है। फिर क्या हुआ? ठीक है, वो गिरफ्तार हो गए, कुछ गिरफ्तार नहीं हुए तो वो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या बाद में? हम लोग क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? हम फिर एक बुलडोजर से कार्रवाई हुई, एक आरोपी के कोचिंग सेंटर पर या उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई, हम लोग खुश हो गए। ठीक है, उसका आर्थिक नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन उसके आर्थिक नुकसान से जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं कि अरे बुलडोजर से भाई उसकी बिल्डिंग गिरा दी, बहुत बढ़िया किया, हम लोगों ने तालियां बजा दी, बहुत अच्छा हो गया, उसका नुकसान हो गया। वो तो नुकसान की भरपाई कर लेगा कहीं ना कहीं, लेकिन हमें उसके नुकसान से मतलब नहीं है, नफे नुकसान से। हमें उस गरीब अभ्यर्थी के नुकसान से मतलब है जिसने वर्षों से मेहनत की है और उस पर इस धुलमिल सिस्टम ने कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम किया है। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज 41 आरोपियों की जमानत हो गई, इस पर भी हम लोग चर्चाएं किए जा रहे हैं। अगर किसी को ये लगता है कि इनकी जमानत नहीं होनी थी तो हम लोग गलत सोच रहे हैं। क्या हो सकता है बताइए? इस दुनिया में कोई व्यक्ति मर्डर करता है या बड़ा से बड़ा अपराध करता है ना, वो भी देर सवेर जमानत पर छूट कर आ जाता है। तो फिर यहां अगर कोई फांसी तो होनी नहीं थी किसी को, और न ही कोई आजीवन कारावास होना था, ऐसी तो कोई धाराओं में प्रावधान भी नहीं है। तो फिर क्या होना था? छूट के तो आना ही थे, बाकी लोग भी आ जाएंगे तो शेष बच्चे हैं। इसमें हमें कोई हैरत नहीं होना चाहिए। लेकिन और हैरत करने की इसमें बात भी नहीं है, क्योंकि ये चीजें चलती रहेगी। हमें लगता है कि हाँ, आयोग ने क्या करना था, इनके आगामी समय में जो भी परीक्षाएं होगी उन पर बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया।
कोई अगर सरकारी नौकरी में थे तो वो नौकरी से चले गए। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऐसे प्रकरणों में उनकी नौकरी चली गई ना, तो फिर उन्होंने क्या कर लिया, उनको इसी बात का तो डर था कि नौकरी चली जाएगी। अब नौकरी तो चली गई, अब किस बात का डर है। फिर वो बिल्कुल उस धंधे में पूरी तरह जुट गए। इससे अधिक होना तो कुछ है नहीं, नौकरी तो चली गई, अब हम लोग इसी काम को व्यवसाय बनाएंगे अपना। और पकड़े भी गए तो कौन सी फांसी हो जाएगी, 4 दिन में छूट के आ जाएंगे, फिर हम लोग वही काम करेंगे। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये पकड़े गए, उनकी जमानत हो गई, बुलडोजर चल गया, सब बातें ठीक है, सरकार ने अच्छी कार्यवाही की, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सवाल ये है वो पेपर आउट हुआ कैसे, पेपर आउट करने वाले लोग कौन थे। क्या वो कोई सेंटर सुपरिंटेंडेंट था, क्या वो प्रेस से हुआ, क्या वो आयोग से हुआ, उस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। और जब तक इस बात पर हमारा ध्यान नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें कतई रुकने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग इसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। असल समस्या जो है ना, उस बिंदु पर हमें वार करना चाहिए, सरकार को उस पर वार करना चाहिए। कौन व्यक्ति दोषी है, दोषी वही व्यक्ति है जिसको व्यवस्थार्थ इस कार्य में लगाया गया था। मान लीजिए मैं कहीं सेंटर सुपरिंटेंडेंट हूं, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अगर पेपर आउट करता हूं, किसी को देता हूं, तो पेपर लेने वाला उतना दोषी नहीं है जितना दोषी मैं हूं। लेकिन अगर मुझे छोड़ करके हम लोग या प्रशासन जो है वो पेपर खरीदने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करे, कार्यवाही उसके विरुद्ध भी होनी चाहिए बेशक, लेकिन इसकी जो मूल है उस पर बात करनी चाहिए। बहुत बार ये होता है कि सांप निकल जाता है और हम लोग उस सांप की जो लकीर है उसको पीटते रहते हैं, पता ही क्या फायदा, सांप तो नहीं मरा। तो ये जो सवाल है मेरा और आप सबके जहन में ये सवाल होगा, यदि हम लोग चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, हम लोग मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को इस बात का भरोसा तभी दिला सकेंगे कि आप मेहनत करिए। नहीं तो मैंने आजकल बहुत सारे विद्यार्थी देखे, इस परीक्षा होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने % पेपर आउट हो गया होगा। इस बात को लेकर बहुत आशंकित हैं, क्योंकि इस प्रकार के माहौल में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उनको विश्वास दिलाना ठीक है कि नहीं, आपने मेहनत की है तो मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का फल मीठा होता है, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के माहौल में जो निराशा और हताशा, डिमोरलाइजेशन होता है ना विद्यार्थी का, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। उसको हमें भरोसा दिलाना चाहिए कि तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन ये बात तभी हो सकती है, मैं कह रहा हूं, जब सांप को मारा जाएगा, जब मुख्य आदमी को पर कार्रवाई होगी ना, तब ये चीजें रुक सकती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हम लोग भूपेंद्र की बात करें, सुरेश की बात करें, अगली बार महेंद्र आ जाएगा, अगली बार कोई और कोई व्यक्ति आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, नाम बदलते हैं। लेकिन जहां मूल है वो जब तक चेंज नहीं होगा, समस्या सिस्टम में है और हम लोग इसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमारे शरीर में जांच करता है, अगर बीमारी पेट में है और हम लोग दवाई सिर की खा रहे हैं, समस्या खत्म नहीं होगी। खैर, तमाम तरह की विडंबनाएं हैं, तमाम तरह की विसंगतियां हैं, हमें इस जमानत पर कोई हैरत करने की बात नहीं है। शेष लोग भी जमानत पर रिहा होंगे और जितनी कार्यवाही कानूनी रूप से करनी थी वो तो हो गई। लेकिन असल में सवाल जो है कि असली दोषी कौन है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है या जिन लोगों का भविष्य में नुकसान हो सकता है, उनकी भरपाई कैसे होगी, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और उसका समाधान कौन करेगा, ये खेल कब तक चलेगा, विद्यार्थियों को बात की कौन गारंटी देगा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो हमारे सामने खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इसके पुख्ता समाधान की बात नहीं की। हमें सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। ये सुधार मैं और आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके और हमारे बस की बात नहीं है।
हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चाओं से परिणाम नहीं निकलते। असल में जिनके ये वश की बात है, वो लोग कर सकते हैं। दुनिया में बड़े से बड़े अपराध होते हैं, क्या ना? मुझे लगता है कि एक व्यक्ति किसी का अगर किसी की हत्या कर देता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा जुर्म ये है, उसने एक व्यक्ति की हत्या की। लेकिन इस तरह की चीजें होती है ना, आप सोचिए कितने परिवारों के भविष्य की हत्या होती है। कितने ऐसे मेहनती लोग होते हैं जिनकी मेहनत पर पानी फिरता है। कितने लोगों के सपने टूटते हैं। कितने परिवारों की आशाएं और आकांक्षाएं मिट्टी में मिल जाती है। ये तमाम तरह की बातें हमारे जहन में कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, और अगर आगे भी जिंदा रही तो निश्चित रूप से ये बात हम सब के लिए विचारणीय है। प्रशासन से लेकर आम आदमी से लेकर और सरकार तक और ऊपर सिस्टम में बैठे लोगों तक इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो आरपीएससी, जो हमारे राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाने की हिसाब से, बहुत अच्छी इमेज है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, आने वाले टाइम में आरपीएससी का भविष्य क्या होगा, कौन लोग इस पर भरोसा करेंगे। और सबसे बड़ी एक दिक्कत और ये हो गई कि मैं नहीं कह रहा हूं कि इन परीक्षाओं में सारे लोग फर्जी बन गए, सारे नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग मेहनत से बने हैं अब उनको भी लोग शक की नजरों से देख रहे हैं। वो लोग कैसे भरोसा दिलाएं कि भाई हम फर्जी नहीं हैं, हम लोग असली हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो स्थिति में हर आदमी को शक की नजर से देखा जा रहा है कि नहीं ये भी फर्जी है, तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंताजनक है। खैर, आप और हम जैसे आम लोग इस पर से केवल चिंता कर सकते हैं, सिवाय इसके हम लोग कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ये सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आज भी जिंदा है, और आवश्यकता इस बात की है कि हमें मूल मुद्दे पर फोकस करना चाहिए। जो अभ्यर्थी जमानत पर रिहा हो गए, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो ये है कि ये समस्या की जो शुरुआत कहां से हुई। मैं बस इतनी सी बात कर रहा था। इस आप सबसे आगे तमाम मुद्दों पर बातें होती रहेगी। शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार।